इस रात खेतों में पानी देने की बारी राजू हारी की थी, इसलिए वो चांदनी रात में तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वडेरा अली नवाज़ की ज़मीनों की तरफ जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी है जो इसके पीछे चला आ रहा है। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अभी मुश्किल से उसने चंद ही कदम आगे बढ़ाए थे कि किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। चांदनी रात में औरत के हंसने की आवाज़ ने एक बार फिर उसे चौंकने पर मजबूर कर दिया। राजू ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, वहाँ कोई होता तो नज़र आता। पाजेब की छनकार ने खामोशी को तोड़ दिया था। राजू दीवानावार इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वहाँ कोई औरत नज़र नहीं आ रही थी। समझ से बाहर है, कोई नज़र भी नहीं आ रहा है। फिर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। औरत के हंसने की आवाज़, पाजेब की छनकार क्यों सुनाई दे रही है। उसने खुद कलामी की, शायद मेरे कान बज रहे हैं। राजू ने अपने दिल को तसल्ली दी। ये सोचकर वो मुतमईन हो गया था। आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी, जैसे कोई औरत पाजेब पहने उसके पीछे आ रही हो। कुछ देर बाद आवाज़ रुक गई और फिर अचानक ऐसा मंजर उसकी आंखों के सामने नज़र आया कि वो खुद ब खुद डर गया। कुछ फासले पर खड़ी करीमन शोला बार आंखों से उसे देख रही थी। करीमन को अपने सामने देखकर खौफ व दहशत से उसका दम खुश्क होने लगा था। उसे अपनी आंखों पर हैरत हो रही थी। न चाहते हुए भी इस हकीकत को उसे तस्लीम करना पड़ रहा था कि वो करीमन ही है। वही करीमन जिसके बारे में गांव के लोगों को कहना था कि वो चुड़ैल है और रात के वक्त कब्रिस्तान में जाकर मुर्दा बच्चों के कलेजे खाती है। भूले भटके मुसाफिरों को धोखा देकर उनका खून पी जाती है। उसे ऐसा करता देखा किसी नहीं था, लेकिन ये सब बातें करीमन के बारे में मशहूर थीं। करीमन का शौहर कलीम जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर था, इसलिए ज़्यादा काम कर लेने पर आए दिन बीमार रहता था। दवाओं पर उसका गुजारा था। गांव वालों को कलीम की बीमारी पर भी शक था कि वो बीमार नहीं बल्कि करीमन उसका रात में खून पीती है, तभी उसकी अच्छी सेहत रहने की बजाय ख़राब रहने लगी है। इस तरह की बातें जब कलीम तक पहुंचती थीं, वो गुस्से में भरकर उन लोगों से लड़ने लगता था। इसलिए गांव वाले कलीम के सामने इस तरह की बातें करने से एहतियात बरतने लगे थे और उसकी गैर मौजूदगी में खुलकर उसकी बीवी की बुराइयां करते थे। बाज़ लोग करीमन की बुराई करने में इस कदर आगे निकल जाते थे कि झूठे और फर्जी किस्से कर लेते और मज़े लेकर सुनाते। कोई जब यकीन ना करता तो फ़ौरन कहते। दानिश कहता, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा था कि करीमन एक मुर्दा बच्चे का कलेजा चबा रही थी। उसका मुंह खून में लथड़ा हुआ था। हाँ, मैंने भी एक बार करीमन को एक मुसाफिर को रात में बेला फुसला कर खेतों में ले जाकर उसका खून पीते देखा था। रात की तारीकी में उसके मुंह में लंबे लंबे दांत चमक रहे थे। इन दांतों की मदद से ही मुसाफिरों की गर्दन से खून पीती है। फयाज कहता, गर्ज हर शख्स करीमन को चुड़ैल साबित करने के लिए झूठे किस्से सुनाने को तैयार रहता था। इन अफराद में हारी राजू भी था। ऐसा लगता था जैसे उनकी करीमन से ख़ानदानी जंग चली आ रही हो। वडेरा अली नवाज़ ऐसे लोगों से बहुत खुश रहता था। करीमन से उसकी क्या दुश्मनी थी ये कोई नहीं जानता था। ये बात सबको पता थी कि करीमन को चुड़ैल साबित करने और झूठे किस्से सुनाने वाले पर अली नवाज़ की मेहरबानियाँ बहुत बढ़ जाती थीं। खाने पीने का सामान और माली मदद होती रहती थी। गांव के लोगों को ऐसी ही नवाजिशों का इंतज़ार रहता था। राजू, पहचाना मुझे मैं कौन हूँ? करीमन ने कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। राजू ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। क्या सचमुच तुम करीमन को नहीं जानते? वही करीमन जिसे तुम चुड़ैल साबित करने में पेश रहते हो। करीमन ने ज़ोरदार कहका लगाया। उसके ज़ोरदार कहके पर वो बुरी तरह सहम गया था। वो करीमन को किस तरह भुला सकता था? उसे अच्छी तरह याद था कि किस तरह उन्होंने वडेरा अली नवाज़ के कहने में आकर करीमन को लोगों के साथ मिलकर जलाकर भस्म कर दिया था। वो चीखती रही, इल्तिजा करती रही कि मुझे मत जलाओ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। लेकिन किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी गई। माचिस की तीली जलाने वाला राजू ही था। अली नवाज़ ने राजू से खुश होकर पूरे 25,000 रुपए की रकम उसे खामोशी से दे दी थी और ये बात किसी को ना बताने की सख्ती से ताकीद की थी। राजू के वहम गुमान में भी नहीं था कि इतने मामूली काम के बदले उसे इतने पैसे मिल जाएंगे
उसने चुड़ैल को जलाने का काम सवाब की नीयत से किया था। ये काम इतना आसान इसलिए हो गया था कि करीमन का शौहर कलीम मुसलसल बीमार रहने के बायस एक रात इंतकाल कर गया था। उसका इंतकाल बीमारी से ही हुआ था, लेकिन गांव वालों को शक था कि उसका इंतकाल बहुत ज़्यादा खून पी जाने से हुआ है। इसलिए शौहर कलीम के इंतकाल हो जाने के बाद गांव वालों ने उसकी जासूसी करना शुरू कर दी थी। करीमन की औलाद ना होने के सबब अब फसलों की देखभाल उसकी ज़िम्मेदारी में शामिल हो गई थी। वो रोज़ाना ही खेतों की देखभाल करने अपनी ज़मीनों पर जाती थी। वो अपने शौहर को खेतों में काम करता देखती थी, इसलिए खेतों में उसे काम करने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। क्यों राजू, मुझे देखकर तुम्हारा दम खुश्क हो रहा है? अभी मैंने तुम्हारा खून भी नहीं पिया, फिर भी तुम इतने परेशान हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। राजू बोला, क्यों माफ़ कर दूँ? तुमने मुझ पर रहम खाया था, जो मैं तुम पर रहम खाऊं? करीमा ने ज़ोरदार कहकर लगाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। राजू पर सख्त घबराहट ताड़ी थी। राजू, अब बचा ही क्या है? मुझे तुमने जिंदा जलाकर मार डाला। मेरा शौहर भी इस दुनिया में नहीं है। हमारी जायदाद पर वडेरे का कब्जा हो चुका है। ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ। अगर तुम मुझे जीने देते तो ऐसा ना होता। करीमा ने कहा, तुम्हारे लिए पूरे गांव में मशहूर था कि तुम चुड़ैल हो, इसलिए हमने ऐसा किया। राजू ने कहा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। फिर क्यों तुमने एतबार किया? बोलो, जवाब दो। करीमन की शोला बरसाती आंखें इसके चेहरे पर ही पकड़ी हुई थीं। खामोश फिजा में राजू की चीख बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। सुबह होने पर लोगों ने राजू की लाश देखी। ऐसा लगता था जैसे किसी दरिंदे ने बुरी तरह से उसकी गर्दन को बम्बोड़ कर रख दिया हो। गर्दन से निकले खून ने इस जगह की ज़मीन की मिट्टी को सुर्ख किया हुआ था। खेतों से उठाकर राजू की लाश को गांव लाए जाने पर कोहराम सा मच गया था। घर वाले बैन कर रहे थे, जबकि पूरे गांव के लोगों के ज़हनों पर दहशत बैठ गई थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कुछ लोग दबे दबे लफ्ज़ों में कह रहे थे, ये करीमन चुड़ैल को जलाने का नतीजा है। अब उसकी रूह गांव में किसी को भी नहीं छोड़ेगी, एक एक से इंतकाम लेगी। सबसे ज़्यादा खौफजदा गांव का वडेरा अली नवाज़ था। उसने माजी में भी इस तरह मुख्तलिफ लोगों की ज़मीनों को हड़प किया था। अली नवाज़ का ये शौक़ था कि उसके गांव में इतनी ज़्यादा ज़मीनें हों कि कोई उसका मुकाबिल ना हो। इस मकसद के तहत वो किसी एक हारी को एतमाद में लेकर, जिसकी ज़मीन हथियारनी होती थी, इसकी बीवी के बारे में अफवाह फैला देता था कि वो चुड़ैल है और रातों में लोगों का खून पीती है। कब्रिस्तानों से मुर्दा बच्चों के दिल और कलेजे निकाल कर खा जाती है। इस तरह वडेरे ने बेशुमार लोगों की ज़मीनें हथिया ली थी, लेकिन कभी ऐसा वाक़या गांव में पेश नहीं आया था। ये अपनी नौइयत का गांव में पहला वाक़या हुआ था, जिसने गांव वालों को दहला कर रख दिया था। कई दिन तक फिर कोई वारदात ना होने पर गांव वालों को सुकून मिला था और उन्होंने डरना छोड़ दिया था। वडेरे ने भी सुकून का सांस लिया था, वरना उसने सोच लिया था कि वो शहर जाकर किसी आमिल से मदद हासिल करेगा। उसका शहर में एक आमिल जानने वाला था। कभी जब वो किसी परेशानी में मुब्तला होता था तो वो इस आमिल के पास चला जाता था। वो आमिल काले उलूम का माहिर था। इसके पास लोगों का हर वक्त तांता बंधा रहता था। वडेरा सोकर उठा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके सराहने कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसने अपना वहम जानकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए। अचानक घुंघरू बजने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बाथरूम में मौजूद है। कौन है अंदर? उसने पूछा। जवाब में खामोशी रही। उसने फिर पूछा। जवाब में फिर से खामोशी ही रही। मजबूरन वडेरे ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम में कोई नहीं था। उसे बड़ी हैरत हुई, हालांकि उसने खुद अपने कानों से घुंघरू की आवाज़ सुनी थी। एक रात फयाज खेतों से पानी देने की ड्यूटी करके घर लौट रहा था। एक दरख्त के पास से गुजरते हुए कोई चीज़ दरख्त से उस पर गिरी। वो अगर फ़ौरन से पीछे ना हो जाता तो वो चीज़ इस पर गिर जाती। फयाज ने चौंक कर उस चीज़ को देखा। वो कोई औरत थी। चेहरे पर बाल इस तरह बिखरे हुए थे कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत ज़मीन से उठ खड़ी हुई। फयाज अभी तक हैरत से बुत बनाव से देख रहा था।
जैसे ही औरत ने अपने चेहरे से बाल हटाए वो करीमन थी। करीमन को देखकर फयाज को एक ज़बरदस्त झटका लगा। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि उसका सामना इस तरह से हो जाएगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फयाज, मुझे देखकर क्यों तेरा दम खुश्क हो रहा है? क्या इससे पहले तूने मुझे देखा नहीं? बोल, खामोश क्यों है? करीमन ने कहा। तुम जिंदा कैसे हो? फयाज ने कहा। जैसे तुम जिंदा हो ऐसे ही मैं जिंदा हूँ, वो ज़ोरदार कहका लगाकर बोली। और मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहूँगी जब तक वडेरा अली नवाज़ मर नहीं जाता। तुझे मेरा साथ देना होगा, वरना तेरा अंजाम हारी राजू से भी ज़्यादा भयानक होगा। मुझे क्या करना होगा? फयाज हल्काया। मेरी बात गौर से सुन। वडेरा अली नवाज़ खूनी है। उसके जिस्म में किसी रात एक बदरू सरायत कर जाती है। वो रातों में लोगों का खून पीता है, और यही नहीं बल्कि अक्सर कब्रिस्तान में जाकर ताज़ा कब्र खोद कर मुर्दे का दिल कलेजा चबा जाता है। तुझे वडेरे का ये रूप लोगों को बताना होगा। मैं ये बात किस तरह से वडेरे के ख़िलाफ़ बोल सकता हूँ? मैंने उसे किसी का खून पीते नहीं देखा। फयाज ने बेबसी से कहा। तूने मुझे किसी का खून पीते देखा था, फिर तूने मुझे चुड़ैल किस तरह से साबित किया था? इसी तरह से तुझे वडेरे को साबित करना होगा। वडेरे का असली रूप देखना चाहता है तो अभी और इसी वक्त वडेरे के डेरे में जाकर देख, उसके मुंह पर इंसानी खून लगा होगा। करीमन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं देख लेता हूँ। फयाज उसके इस तरह देखने पर घबरा गया था, और फिर फयाज तेज़ तेज़ भागता चला गया और वडेरे के डेरे पर जाकर ही सांस लिया। वडेरा उसी वक्त नींद से बेदार हुआ था। उसकी नज़र जैसे ही खौफज़दा फयाज पर पड़ी वो चौंका। फयाज, क्या बात है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? साईं, मुझे करीमन मिली थी, वो कह रही थी। ये कहते कहते वो रुक गया। हाँ बोल, क्या कह रही थी? साईं, आप पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि आप इंसानों का खून पीते हैं। वो बकवास करती है, उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करे। वडेरा गुस्से से बोला। साईं, आपके मुंह पर खून लगा हुआ है। फयाज ने हिम्मत करके कह ही दिया। वडेरा ये सुनकर घबरा गया और अपना चेहरा आईने में देखा। वाकई उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। खून देखकर वो मजीद घबरा गया और जल्दी से खून साफ किया। देख फयाज, ये उस हरामजादी करीमन की शरारत लगती है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है। इस बात का तू किसी से ना जिक्र करना। जी साईं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। फयाज ये कहता हुआ डेरे से लौट आया। वडेरा उसके जाने पर सोच में पड़ गया। अब तक वो ज़मीन हथियाने के लिए जो हरबा इस्तेमाल करता था, वही हरबा अब करीमन ने भी इस्तेमाल किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब करीमन को ज़िंदा जला दिया गया था तो वो फिर ज़िंदा कैसे है। अचानक किसी औरत के ज़ोरदार कहके लगाने पर उसने चौंक कर इधर उधर देखा। इस जगह इसके अलावा कोई और नहीं था। फिर किसी औरत की कहके की आवाज़ उसे कैसे सुनाई दे गई? वडेरे ने उसे अपना वहम ख्याल किया। दोपहर में राह चलते हुए फयाज की दानिश से मुलाकात हो जाने पर उसने सुबह के वाक़े के बारे में तफसील से बताया, जिसे सुनकर दानिश भी दम बखुद होकर रह गया। मेरे पास भी आएगी। अब ये उसकी मर्ज़ी पर मुनहसर होगा कि वो मुझे ज़िंदा छोड़ दे या हलाक कर दे। दानिश ने परेशान होते हुए कहा। मैं तुम्हें भी ज़िंदा छोड़ दूँगी, इस शर्त पर कि तुम्हें भी वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। अचानक करीमन की आवाज़ सुनाई देने पर वो दोनों बुरी तरह चौंके। एक जानिब करीमन खड़ी उन्हें घूर रही थी। करीमन, तुम? दानिश की गिग्गी बच गई थी। उसके वहम गुमान में भी ना था कि इतनी जल्दी करीमन से मुलाकात हो जाएगी। दानिश, तुम बड़े बहादुर शख्स हो, मुझ जैसी औरत से डर रहे हो। तुम जिंदा कैसे हो गई? दानिश ने डरते हुए पूछा। मुझे वडेरा अली नवाज़ से इंतकाम लेना है। जब तक मैं अपना इंतकाम नहीं ले लेती मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होगा? दानिश ने पूछा। गांव वालों को वडेरा की असलियत से आगाह करना होगा। वो खूनी है, वो लोगों का रात के अंधेरे में खून पीता है और अपना गुनाह औरतों पर थोप देता है। करीमन ने कहा। करीमन, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, फयाज ने कहा। और तुम? करीमन ने गुस्से से दानिश को घूरा। ये काम बहुत मुश्किल है, पर हम ये काम करेंगे क्योंकि अभी हमें इस दुनिया में और रहना है, दानिश ने कहा। शाबाश, तुम दोनों बहुत अक्लमंद हो।
जितने भी लोग मेरी बर्बादी में शामिल थे उनसे कह दो कि वो वडेरा अली नवाज के खिलाफ इस तरह मन गढ़ंत किस्से गांव में फैलाएं कि जैसे मेरे बारे में बयान किया करते थे, वरना उनका अंजाम हारी राजू से ज़्यादा भयानक होगा। करीमन ने ज़ोरदार कहका लगाया। करीमन बहन, हम सब से कह देंगे, जो तुम चाहोगी वही होगा। फयाज ने कहा। उनकी यकीन दहानी पर करीमन जैसे जाहिर हुई थी वैसे ही गायब हो गई। उसके गायब हो जाने पर दोनों ने सुकून का सांस लिया। करीमन जैसा चाह रही थी वो ऐसा करने पर मजबूर थे। उनके इस अमल से वडेरा अली नवाज के नाराज़ होने का ख़तरा था, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थे। वो छोटा सा गांव था, वडेरा के खिलाफ प्रोपेगेंडा छुप नहीं सकता था। तमाम बातें उस तक पहुंच ही गई थीं कि जिस तरह वो औरतों के खिलाफ प्रोपेगेंडे कराया करता था वैसा ही प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ हो रहा था। गांव का हर शख्स अपने किस्सों से वडेरा को खूनी साबित करने पर तुला हुआ था। जब यह तस्करा दूसरे गांव तक पहुंचा तो अली नवाज गुस्से से तिलमिला उठा और गांव के लोगों को जमा करके सख्त अल्फाज में प्रोपेगेंडा करने से मना कर दिया। वडेरे अली नवाज का ख्याल था कि इस तरह लोग बाज आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। रात के वक्त वो सख्त गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक जो उसके सामने गर्दन उठाकर बात नहीं कर सकते थे वो उसे खूनी बनाने पर तुले हुए थे। क्या बात है, बड़े गुस्से में हो? करीमन की आवाज़ सुनाई देने पर वो चौंका। उससे कुछ फासले पर करीमन खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रही थी। तू जिंदा है? वडेरे ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये सब तेरी शरारत है, तू ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। वडेरा अली नवाज गुस्से से चीखा। हाँ, ये सब मेरे कहने पर ही हो रहा है। तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे जलाकर मारा गया है तू भी ऐसे ही जल कर मरे और तुझे मारने वाले वही हाथ हों जिन्होंने मुझे जिंदा जलाया था। ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा और ज़रूर होगा, करीमन ज़ोर से चीखी। तेरी भूल है करीमन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो हाथ मेरी तरफ बढ़ेंगे मैं उन्हें काट फेंकूंगा। वडेरा अली नवाज गरजा। मैं भी देखती हूँ तुम ऐसा कैसे करते हो। ये कहते हुए करीमन उसकी नज़रों से गायब हो गई। वडेरा उसे हैरत से देखता रह गया। चंद दिन गुजरने पर गांव में अजीब तरह की वारदातों में इजाफा हो गया था। रात में भोले भटके से कोई मुसाफिर गांव में आ जाता तो फिर सुबह उसकी लाश ही मिलती। मौत के डर से गांव से लोगों ने रात को निकलना ही बंद कर दिया था। एक रोज़ अलैल सुबह गांव के लोगों ने देखा कि कोई शख्स एक बच्चे की कब्र में घुसा हुआ है। आहट महसूस होने पर वो तेज़ी से कब्र से निकला। उसे देखकर सब हैरत ज़दा रह गए। वो कोई और नहीं, वडेरा अली नवाज था। उसके मुंह पर इंसानी खून लगा हुआ था। वो सबको अपने सामने पाकर भाग खड़ा हुआ। गांव के लोगों ने जब कब्र में झांक कर देखा तो उनकी सांसें एक लम्हे को रुक गई थी। सुबह आचर के बेटे की उस कब्र में तदफीन की गई थी और आज वडेरा ने उसका खून पीने के लिए गर्दन को उधेड़ कर रख दिया था। ये मंजर अजियतनाक और दिल दहला देने वाला था। करीमन की बात सच साबित हो चुकी थी। वडेरा अली नवाज वाकई खूनी साबित हो गया था। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब ये बात वडेरा तक पहुंची तो वो हैरत ज़दा रह गया। वो रात भर अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं था। फिर ये किस तरह से मुमकिन था कि वो किसी बच्चे का खून पी सकता था? ये ज़रूर करीमन की कोई चाल है। उसने मेरे रूप में ये कार्रवाई की है ताकि वो अपनी बात को सच साबित करे। उसने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा, मैं उसे अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कल ही शहर जाकर आमिर बाबा से मुलाकात करूंगा और करीमन की रूह को इस गांव से ही निकाल बाहर करूंगा। ये सोचते ही वो सोने को पलंग पर लेट गया। अचानक लोगों का शोर सुनने पर वो चारपाई पर से उठकर बैठा। शोर करीब से करीब तर आता जा रहा था। वो हैरान था कि ये किस किस्म का शोर है। जब वो हवेली से बाहर निकला तो उसने देखा कि गांव के लोग हवेली की तरफ ही आ रहे थे। उनके हाथों में मशल रोशन थी। क्या बात है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? वडेरा अली नवाज जोर से चीखा। तुम्हारी पोल खुल चुकी है, तुम डरेकोला हो, दानिश ने कहा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मुझसे इस लहजे में बात करो? वडेरा अली नवाज ने गुस्से से उसे घूरा। हाँ, तुमसे इसी लहजे में हम बात करेंगे, दानिश ने कहा।
वडेरा अली नवाज इतने लोगों को गुस्से में देखकर मामले की नज़ाकत को भांपते हुए बोला, देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं ड्रेकोला नहीं हूँ। ये सब करीमन चुड़ैल का चलाया हुआ चक्कर है। उसकी रूह जल जाने पर हमें तंग कर रही है। तुम उसके चक्कर में नहीं आओ। मैं तुम्हारा हमदर्द और मुखलिस वडेरा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा। इसे ज़िंदा छोड़ने की बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करना, वरना ये एक एक करके गांव के हर शख्स का खून पीकर लोगों को हलाक कर देगा। करीमन की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ का गूंजना था कि सब मिलकर वडेरे अली नवाज की नवाज पर टूट पड़े। किसी ने उस पर तेल छिड़का, किसी ने आग दिखाई। वडेरा अली नवाज आग में बुरी तरह से जलने लगा। कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा था। हत्ता कि वडेरे के घर वाले भी हवेली से नज़ारा देख रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वडेरा अली नवाज को बचा ले। देखते ही देखते आग ने वडेरे अली नवाज को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दूर खड़ी करीमन मुस्कुरा रही थी। गांव के लोग उसे आसानी से देख रहे थे और फिर करीमन गायब हो गई। उस दिन के बाद फिर किसी ने करीमन को गांव में नहीं देखा। शायद उसकी रूह को सुकून मिल गया था। वडेरा अली नवाज की आधी से ज़्यादा ज़मीनों पर गांव के लोगों ने कब्जा कर लिया, और जो थोड़ी बहुत ज़मीनें बची थीं वो वडेरा अली नवाज के बेटों ने औने पौने दामों बेच दी और शहर में जा बसे। गांव में अब कोई वडेरा नहीं बचा था जो किसी गरीब की बीवी पर चुड़ैल का इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर ले।